पेज नंबर 45 पर आ जाइए, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। फर्स्ट लॉ, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द टू फोकाई। अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे हम सर्कल की बात करते हैं ना, किसी भी सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल में हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो सर्कल को सॉलिड सर्कल है मान लीजिए, तो सर्कल को अगर मैं बीच में किसी एक कोई एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ से मैं उसको पकड़ दूँ, तो उसको पकड़कर मुझे ये दिखाई दे कि हाँ अब ये सर्कल जो है वो इसको मैं मतलब एक एक्सिस के अलावा घुमा सकता हूँ, तो हम ये कहेंगे कि वो इसका फोकस हो गया, जो इसका सेंटर होता है वो इसका फोकस हो गया। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं किसी एलिप्स की, तो एलिप्स क्या होता है, जैसे एग होता है ना, तो एग की शेप जो होती है उसी को हम एलिप्स बोल देते हैं। जैसे ये एलिप्स है, तो एलिप्स का एक फोकस इस तरफ होता है और एक फोकस इस तरफ होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे सर्कल है, तो सर्कल को अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर शीट है हमारे पास, कोई सर्कुलर शीट है, मेटल की कोई सर्कुलर प्लेट है, उस सर्कुलर प्लेट को मान लीजिए मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, इस जगह पर, इस जगकर पर मैंने कोई नेल लगाकर और मैंने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया, तो ये थोड़े टाइम बाद सर्कल लुढ़क कर नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर इसी सर्कुलर प्लेट को मैं यहाँ सेंटर पर फिक्स कर दूँ तो ये सर्कल एज इट इज फिक्स्ड रहेगा। सेम कहानी एग की होती है कि एग को अगर हम किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर रख दें तो ये नीचे को लुढ़क जाएगा, इस या फिर इस तरफ को लुढ़क सकता है। तो इसमें कोई दो चीज़ जिसको आप फिक्स करें तो ये जो आपका एलिप्स है, जो ये फिगर है, ये फिक्स हो जाएगी। वो ये है, एक फोकस ही और एक फोकस ही। यहाँ पर आप इसको फिक्स कर दीजिए तो फिर ये कहीं पर भी रोटेट नहीं करेगा, कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो एक एलिप्स होता है, एलिप्स के हमेशा दो फोकस होते हैं। फोकस के प्लूरल को, जैसे कि हम रेडियस के प्लूरल को रेडियाई बोल देते हैं, ऐसे ही फोकस जो होता है उसके प्लूरल को फोकाई बोल देते हैं। ठीक, अब देखिएगा, कैपलर्स लॉ ये कहता है कि जो प्लैनेट्स हैं, कैपलर का पहला लॉ ये कहता है कि जो सोलर सिस्टम है उसमें जो प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट्स जो है ना वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। और उसके साथ साथ एक चीज़ और बताई जाती है कि उसमें जो सन है, वो सन या तो इधर वाले फोकस पर रखा रहेगा सन, या तो यहाँ पर लोकेटेड होगा, या फिर सन यहाँ पर होगा, दोनों में से किसी एक जगह होगा। ठीक है, और जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स यहाँ पर रिवॉल्व करते रहेंगे एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। तो इसका फर्स्ट लॉ कहता है, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द टू फोकाई, कि सन दोनों में से किसी एक फोकस पर सिचुएटेड होगा। ठीक, फिर है एज शोन इन फिगर, द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, एन एलिप्स हैज टू फोकाई एस एंड एस डैश, द सन रिमेन्स एट वन फोकस एस। एलिप्स के दो फोकाई होते हैं एस और एस डैश, और सन जो है वो किसी एक फोकस पर रहेगा। और जो इन्होंने फिगर बना रखी है वो फिगर भी आपको शायद समझ में आ ही रही होगी कि एक एलिप्स बना दिया, एक एलिप्स बना दिया और एलिप्स को इस तरह से डिवाइड कर दिया। अभी कॉनिक सेक्शन में आप ये भी करेंगे, एलिप्स भी करेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके दो फोकस होते हैं, एक फोकस इधर है और एक फोकस इधर है। तो इधर वाले फोकस पर या तो सन यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। तो एक फोकस को एस बोल दिया और दूसरे फोकस को एस डैश बोल दिया, तो मान लिया कि सन यहाँ पर था, हमने माना कि सन यहाँ पर है। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया P, इस वाले पॉइंट को बोल दिया A, इसको B और इसको C, ये हमने बोल दिया। अब सन से इस तरह से B तक का डिस्टेंस दिखा दिया और सन से C तक का डिस्टेंस दिखा दिया। ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि फोकस से निकाला जाएगा डिस्टेंस, तो वो इक्वल होगा। फोकस से यहाँ पर एक पॉइंट लूँ और यहाँ पर एक पॉइंट लूँ तो वो डिस्टेंस भी इक्वल आएगा। ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए बस, ये नहीं कि एंगल अलग अलग आप ले लें। द पॉइंट्स P and A on the orbit are called perihelion and aphelion and represent the closest and farthest distances from the sun respectively. तो ये जो P वाला पॉइंट है इसको पेरीहेलियन बोल देते हैं, ये सन से क्लोजेस्ट डिस्टेंस है किसी भी प्लैनेट का। और ये एपीहेलियन है और इसको क्या बोलते हैं, ये सन से उस प्लैनेट का फारदेस्ट डिस्टेंस है। क्योंकि प्लैनेट कहाँ रिवॉल्व करेगा, प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये प्लैनेट है और घूमता गया यहाँ पर आ गया, तो सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर वो इस पॉइंट पर है, एपीहेलियन पर। घूमता हुआ जब वो यहाँ पर आया तो सन से सबसे कम दूरी पर वो यहाँ पर है। ठीक, ये करने के बाद में फिर सेकंड जो लॉ है, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज ये होता है
केपलर का लॉ में ये बताया जाता है कि सेम टाइम इंटरवल में हमेशा जो प्लैनेट्स हैं वो सेम एरिया स्वेप्ट करते हैं सेम टाइम इंटरवल में। क्या होता है? द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज द एरियल वेलोसिटी, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम, एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया अपॉन टाइम, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम ऑफ अ प्लैनेट around the sun is constant. Linear velocity of a planet is more when it is closer to the sun than its linear velocity when away from the sun. तो देखिएगा अब अगला वाला जो है उसमें डायग्राम ऐसे बनाकर दिखाया है इसका, जो केपलर का सेकंड लॉ है। तो ये एलिप्स हो गया और मान लिया कि सन यहाँ पर है। अब मान लो 4 घंटे में एक प्लैनेट जो है वो यहाँ से, ये तो पॉइंट, ये तो सन हो गया बीच में, इस तरफ फोकस पर तो सन हो गया, ठीक है। मैं एक टाइम इंटरवल ले रहा हूँ 4 आवर्स, मान लीजिए 4 घंटे में एक प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक आता है, तो एरिया कितना स्वीप करा? ये इतना, ठीक। और उसी 4 घंटे में वही सेम प्लैनेट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचता है। तो ये जो एरिया है, ये आप ये देखिए पतली सी स्ट्रिप बन रही है, पतली स्ट्रिप है और ये चौड़ा सा एरिया है। तो आप ये देखिएगा कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने यहाँ पर ये देखा कि जब कोई भी प्लैनेट सन से ज़्यादा दूरी पर है तो वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, और जब वो नज़दीक है तो वो थोड़ा सा फास्ट चलना शुरू हो जाता है, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कम, यहाँ पर जब वो दूर है तब वेलोसिटी कम है, जब वो पास में है तब उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तभी तो ये ज़्यादा सा एरिया स्वीप कर रहा है। और इधर जो एरिया है ये दिखने में भले ही पतली सी स्ट्रिप लग रही है, लेकिन ये पूरा एरिया इस पूरे बड़े वाले एरिया के इक्वल होगा। तो केपलर का सेकंड लॉ ये कहता है कि सेम टाइम इंटरवल में, हमने 4 घंटे यहाँ पर लिया तो 4 ही घंटे यहाँ पर लेना पड़ेगा। सेम टाइम इंटरवल में कोई भी प्लैनेट जो है वो हमेशा इक्वल एरिया ही स्वीप करता है, समझ गए? तो ये केपलर का दूसरा लॉ हुआ। पहला लॉ देखिए, पहला लॉ ये है कि केपलर ने ये बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हमेशा एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ही मूव करते हैं और विद सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई, दोनों में से किसी एक फोकस पर सन रखा रहता है, ठीक। चले आगे। फिर केपलर का थर्ड लॉ देखिए। केपलर का थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स, जिसमें है द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। If t is the period of revolution of a planet and r is the length of the semi major axis of its elliptical orbit, then अच्छा सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है वो देखिएगा। ये एलिप्स हो गया एक। अब इस एलिप्स में यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाली जो एक्सिस है, आप ये देखेंगे इस एक्सिस के अलावा कुछ ज़्यादा ये मतलब लेटा हुआ है इस एक्सिस के अलावा ये एलिप्स, और इस एक्सिस के अलावा थोड़ा सा कम पड़ा हुआ है ये यहाँ पर। तो जब ये हम ये देखेंगे कि ये इस एक्सिस के अलावा पड़ा हुआ है, तो आप ये देखिएगा कि इस एक्सिस को मैं बोल दूँगा मेजर एक्सिस, इसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ ये हो गई। तो सेमी मेजर एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि भाई ये तो पूरी लेंथ हो गई, उसका आधा कर दो आप, आधा मतलब यहाँ से यहाँ तक वाला, यहाँ से यहाँ तक वाला। तो ये जो है ये हो गई लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो इन्होंने ये बोला कि इफ टी इज द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है?
कि जितने टाइम पीरियड में प्लैनेट सन का पूरा एक कंप्लीट राउंड लगा दे। मतलब इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में मान लीजिए प्लैनेट ने यहाँ से शुरू करा है, तो वो पूरा एक चक्कर लगाकर वापस यहाँ पर आ जाए, तो जितना टाइम उसको लगेगा पूरा एक चक्कर लगाने में, उसको टाइम पीरियड बोल देते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि वो जो टाइम पीरियड है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक, उसके बाद हमने ये कहा कि कभी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है तो उसको हटाने के लिए इक्वालिटी साइन लगाते हैं और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, ये हो गया, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, फुल स्टॉप। फॉर टू डिफरेंट प्लैनेट्स वी कैन राइट, अगर हमारे पास दो अलग अलग प्लैनेट्स हैं तो मैं उसके लिए ये लिख सकता हूँ कि एक प्लैनेट हो सकता है थोड़ा फास्ट रिवॉल्व कर रहा हो, एक प्लैनेट हो सकता है भाई उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो, वो थोड़ा सा धीरे रिवॉल्व कर रहा हो। तो हमने ये कहा T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। ये हो गया। Thus larger the distance of a planet from the sun, the larger will be its period of revolution around the sun. अगर किसी भी प्लैनेट का ज़्यादा डिस्टेंस है तो भाई टाइम पीरियड भी ज़्यादा लगेगा। जितना वो प्लैनेट जो है वो सन से जितना ज़्यादा दूरी पर चक्कर लगा रहा है तो उतना ही उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा रोटेट करने में। ठीक है, अब पेज नंबर 47 पर आप आ जाइए। ये तो 3 लॉस थे केपलर के। उसके बाद पेज नंबर 47 पर आइए, केपलर प्रॉब्लम। The derivation of the Kepler's 3 laws of planetary motion from Newton's law of gravitation is called the Kepler problem. तो जो हम डेरिवेशन करेंगे अभी कैपलर्स के जो लॉज हैं उनका जो डेरिवेशन करेंगे तो वो जो डेरिवेशन होता है उसी को केपलर प्रॉब्लम बोल दिया जाता है। तो देखिए, प्रूफ ऑफ केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर का जो फर्स्ट लॉ है उसका प्रूफ वो देखिएगा। पहला है द प्लैनेटरी मोशन टेक्स प्लेस अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन। तो जो प्लैनेटरी मोशन होता है वो प्लैनेटरी मोशन न्यूटन ने ऐसा कहा था। तो न्यूटन ने ऐसा कहा कि प्लैनेटरी मोशन जो होता है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है। कैसे? मैंने ये कहा कि हाँ, मतलब एक वो गेम होता है ना, वो म्यूजिकल चेयर वाला गेम होता है कि वो चेयर रखी हुई है बीच में और उस चेयर के चारों तरफ सब चक्कर लगा रहे हैं और फिर कहते हैं कि जैसे म्यूज़िक बंद हुआ तो उस चेयर पर आपको बैठ जाना है, जो पहले बैठेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मान लीजिए 2 या 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, वो उस चेयर के ही चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर एक इच्छा है कि वो जीतना चाहते हैं उस गेम को। वो उस गेम को जीतना चाहते हैं और गेम को जीतने के लिए उनका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो कंसंट्रेटेड कहाँ पर है? सारा का सारा ध्यान उस चेयर पर है कि ये चेयर पर मेरे को एकदम म्यूज़िक पर भी ध्यान है और चेयर पर भी ध्यान है कि इधर म्यूज़िक बंद हुआ और मैं कूद कर बैठा। मतलब उन्होंने अपने आप ही खुद को उस चेयर की तरफ अट्रैक्ट करवा रखा है। मतलब वो क्या है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स वही होता है ना जो सेंटर की तरफ आपको खींचे। तो सेंटर क्या हो गया? सेंटर वो चेयर है और उस चेयर के चारों तरफ सब लोग बैठते जा रहे हैं। जैसे ही म्यूज़िक बंद हुआ सारे टूट कर पड़ते हैं अंदर वाली चेयर की तरफ। अब उनमें जो जिसने पहले कदम बढ़ा दिया वो एकदम से फटाफट पहले चेयर पर बैठ जाता है। ऐसा होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि वही चीज़ यहाँ पर भी है कि हम ये कहेंगे कि ऐसा क्या है कि सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बीच में जो सन बैठा हुआ है ना वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो क्या होता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ठीक, जो भी 2 बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, अगर उन दोनों बॉडी में से एक बॉडी अर्थ हो जाएगी तो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी बोल देते हैं। ऐसा होता है दोनों में डिफरेंस, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में। फिर आगे चलते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा क्या है जो वो सारे के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो फर्स्ट लाइन पढ़िएगा इसकी। फर्स्ट लाइन है कि द प्लैनेटरी मोशन टेक्स प्लेस अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन। सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, इस वजह से प्लैनेटरी मोशन हो रहा है। नहीं तो कोई प्लैनेट कहीं उड़ जाएगा, कोई कहीं उड़ जाएगा, वो ऐसे घूमेंगे नहीं। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होगा? 9.8 F vector is equal to minus G ms into mp upon r cube
और इंटू आर वेक्टर, ये हो गया। अब ये क्या है, ये देखिए इधर नीचे एक डायग्राम भी दे रखा है। ये सन है और सन से इस प्लैनेट तक का, सन से इस प्लैनेट तक का जो डिस्टेंस वेक्टर है वो है आर वेक्टर। आर वेक्टर और इधर है फोर्स एफ वेक्टर। तो ये वेलोसिटी हो गई वी वेक्टर, ठीक है, इस वेलोसिटी के साथ वो जा रहा है। अब आप ये देखिए कि ये जो रिलेशन हमने लिखा है इसमें एक तो हो गया मास ऑफ सन, एक हो गया मास ऑफ प्लैनेट। तो इधर सन है और इधर प्लैनेट है, मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट और अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर क्यों करा गया है। आप ये देखिएगा कि अगर हमें डायरेक्शन बतानी होती है तो डायरेक्शन वैसे कायदे से तो आर स्क्वायर होता है ना यहाँ पर, तो हमने ये करा कि माइनस जी एम एस एम पी, वैसे तो आर स्क्वायर होता है, तो हमने क्या करा कि भाई एक आर इधर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और एक आर वेक्टर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिकली मैंने करा क्या है, आर वेक्टर अपॉन आर लिखा है यहाँ पर उसका डायरेक्शन बताने के लिए। और ये क्या है, ये होता है बेटा यूनिट वेक्टर। जब भी कभी मुझे किसी भी वेक्टर की, वेक्टर यहाँ पर क्या है फोर्स, जब भी कभी मुझे किसी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी होती है तो मैं उस जो क्वांटिटी होती है उसमें मैं यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया माइनस जी एम एस इंटू एम पी, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो हो गया आर क्यूब और ये हो गया आर वेक्टर। इस वजह से ये रिलेशन आया है। ये समझ में आ गया रिलेशन जो है, बताओ क्लियर है। अब आगे है दिस फोर्स इज रेडियल एंड सेंट्रल। ये फोर्स रेडियल है मतलब गोल गोल घूमती हुई फोर्स है, और सेंट्रल है, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। आप समझ रहे हैं ना, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। क्यों? क्योंकि सन ने ही सबको खींच रखा है, नहीं तो प्लैनेट्स कहीं के कहीं चले जाएंगे। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एफ वेक्टर इज अपोजिटली डायरेक्टेड टू आर वेक्टर। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एफ वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ऐसे है। भाई यहाँ से मैं सन से ये तो किसी भी उसका रेडियस नापूंगा, तो आर वेक्टर हमारा बाहर की तरफ हो गया, क्योंकि मैं सन से नापता हूँ किसी का भी डिस्टेंस प्लैनेट का। और उसके बाद जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रही है, तो वो फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन हो गया। अच्छा, फिर देखिएगा द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द प्लैनेट पी अबाउट द सन इज, टॉर्क क्या होता है, आर वेक्टर मतलब जो रेडियस इनटू फोर्स, ठीक। तो टाउ क्या हो गया, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये टाउ का रिलेशन होता है, हम जानते हैं। फिर क्या करेंगे, आर वेक्टर एज इट इज लिखा रहने दीजिए, आर वेक्टर क्रॉस माइनस जी एम एस एम पी माइनस जी एम एस एम पी अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ऐसा क्यों हो गया, अगर कोई भी वेक्टर होता है उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है, रिजल्ट 0 आता है। अब आप ये कहेंगे नहीं नहीं ये पूरी टर्म भी तो है, तो कांस्टेंट का वेक्टर प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करूं या फिर मैं 2a वेक्टर क्रॉस 7a वेक्टर, मतलब एक अलग कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एक अलग कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा, तब भी रिजल्ट 0 ही आएगा।
ठीक है, तो कांस्टेंट अगर किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद भी, उसके बावजूद भी सेम वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो भाई रिजल्ट हमेशा जीरो रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आर वेक्टर का आर वेक्टर में ही एक तरह से क्रॉस प्रोडक्ट समझिए, क्योंकि ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो नाम ही इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लैनेट, तो ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, तो रिजल्ट इस वजह से जीरो आएगा। तो आप ये देखिएगा, टाउ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और जो टाउ है, टाउ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ तक समझ रहे हो भाई? तो टाउ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो हमारा जीरो आ गया, तो हमने यहाँ पर लिखा टाउ इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, और टाउ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो dl वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और किसका dl वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू जीरो। तो अगर किसी टर्म का, जैसे l वेक्टर का डिफरेंशियल, अगर किसी टर्म का डिफरेंशियल जीरो आता है, तो किसका डिफरेंशियल जीरो आएगा? हमेशा कांस्टेंट टर्म का, हमेशा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल जीरो आता है। तो इट इंप्लाइज दैट l वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो जो l वेक्टर है वो आपका कांस्टेंट के इक्वल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, दिस शोज दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन रिमेन्स कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सिंस द डायरेक्शन ऑफ l vector is fixed, r vector and v vector lie in a plane normal to l vector। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन रिमेन्स कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने वाला है, जब उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने वाला है तो हम ये कहेंगे कि सन जो है वो फिक्स्ड है, सन की पोजीशन फिक्स है। एंगुलर मोमेंटम किसी भी चीज़ का कांस्टेंट तभी रहता है जब एक चीज़ फिक्स होती है और दूसरी चीज़ मूव कर रही होती है। जैसे हमने ये कहा कि हमने एक स्ट्रिंग लिया और उसके एक कॉर्नर पर मैंने पत्थर को पकड़ा, मतलब लपेट दिया और उसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, तो एक एंड तो फिक्स है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जो सन है, सन भी एक हेवनली बॉडी है, ये जो प्लैनेट्स हैं ये भी हेवनली बॉडीज़ हैं, तो हम ये कहेंगे कि एक चीज़ तो फिक्स है ना, तो वो चीज़ फिक्स हो गई सन। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई थी कि भाई पहला जो लॉ है, पहला लॉ ये कहता है कि सन हमेशा कॉन्स्टेंटली एक पोजीशन पर रहेगा, वो पोजीशन क्या होगी, दोनों में से कोई एक फोकस। समझ गए? ठीक है, अच्छा जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। अगला देखिएगा, प्रूफ ऑफ केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो सेकंड लॉ ये क्या कहता है कि सेम टाइम इंटरवल में जो एरिया वो स्वीप करता है वो एरिया सेम होता है। तो जरा ये देखते हैं, एज शोन इन फिगर, कंसिडर अ प्लैनेट मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट फोकस एस। हमने मान लिया कि एक प्लैनेट है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है और सन जो है वो फोकस पर है, एस पर। Let r vector be the position vector of the planet with respect to sun, and f vector be the gravitational force on the planet due to the sun. Torque exerted on the planet by this force about the sun is, torque देखिएगा जरा क्या हो जाएगी, इस पोजीशन पर सन है, यहाँ पर सन है, और इधर हमने कहा कि एक टाइम पीरियड में कोई प्लैनेट यहाँ से यहाँ मूव करता है, तो एक पॉइंट हो गया यहाँ पर, प्लैनेट पहले यहाँ पर था पी पर, फिर वो आ गया पी डैश पर, तो पी और पी डैश
ठीक। तो ये उसने एरिया स्वीप कर दिया। अब हमने बोला कि इसने जो एरिया स्वीप करा है इसको हमने डेल्टा ए बोल दिया। एरिया कोई छोटा सा एरिया है तो हमने कह दिया डेल्टा ए। और जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वेक्टर है उसको मैंने आर वेक्टर बोल दिया। एक एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी अंदर की तरफ, एफ वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। अच्छा, तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं। सिंस आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर आर अपोजिटली डायरेक्टेड, देखिए है क्या कि वैसे तो हमने यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट करके इसको दिखाया था, लेकिन अगर आप ये भी देखें ना कि आर वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों के दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है, तो हम ये जानते हैं कि जैसे ये होता है एक ए वेक्टर और ये होता है एक बी वेक्टर, दो अलग अलग वेक्टर्स हैं। एक है मेरे पास ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल हमने माना थीटा। तो अगर मैं कहूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मेरे को निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका रिलेशन होता है बेटा ए बी साइन थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का रिलेशन होता है ए बी साइन थीटा। अब आप ये देखिएगा कि एक वेक्टर तो इस डायरेक्शन में आर वेक्टर और एफ वेक्टर जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर दो वेक्टर्स पूरी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में है तो बीच में एंगल कितना हो जाता है साइन थीटा, मतलब साइन 180 हो जाएगा और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। तो हमने ये देखा जब आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर जब दोनों के दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है तो ये जो टाउ वेक्टर है इसकी वैल्यू ऐसे निकलेगी आर एफ साइन 180, आर एफ साइन 180 और एन कैप एक डायरेक्शन भी होती है उसमें, तो उस डायरेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं जब ये पूरी तरीके से हमारा साइन 180 0 हो गया। तो अपोजिटली डायरेक्टेड है, इस वजह से हमारा टाउ वेक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए आप, बट ऑल्सो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू डी एल वेक्टर बाई डी टी, डी एल वेक्टर बाई डी टी। हम ये भी जानते हैं जैसा इससे पहले वाले रिलेशन में भी करा था कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू डी एल वेक्टर बाई डी टी। तो इट इम्प्लाइज दैट एल वेक्टर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो एल वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने फर्स्ट वाले प्रूफ में भी करा। यहाँ तक करने के बाद में हम बोलते हैं सपोज द प्लैनेट मूव्स फ्रॉम पोजीशन पी टू पी डैश, प्लैनेट पोजीशन पी से पी डैश तक मूव करता है। सपोज द प्लैनेट मूव्स फ्रॉम पोजीशन पी टू पी डैश इन टाइम डेल्टा टी, तो उसको यहाँ से यहाँ तक मूव करने में टाइम कितना लग जाता है प्लैनेट को, डेल्टा टी, उसको टाइम लगता है डेल्टा टी। द एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर आर वेक्टर इज, तो ये जो रेडियस वेक्टर आर वेक्टर है ये कितना एरिया स्वीप कर रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है, वो हमने बोला डेल्टा ए। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन एस पी पी डैश। भाई इसको ट्राइंगुलर रीजन क्यों बोल रहे हैं, आप ये देखिएगा कि अगर एक बहुत बड़ा सर्कल है हमारे पास, एलिप्स को एक मिनट को छोड़ दीजिए, सर्कल की बात करते हैं, तो यहाँ से और यहाँ तक अगर मान लीजिए इतना सा एरिया लिया जाए, सिर्फ इतना सा, सिर्फ इतना सा, तो ये जो कर्व्ड लेंथ है ना ये भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आएगी। तो ऐसा लगेगा कि ये रेडियस तो सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, और ये कर्व जो है ये ऐसी कोई कर्व्ड लाइन नजर नहीं आ रही। तो कुल मिलाकर ये ट्रायंगल जैसा ही दिखाई दे रहा है मेरे को, समझ गए। तो इसी तरह से जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो बहुत लंबी लंबी दूरियां होती है, तो जब उसमें कर्व की बात करी जाती है और वो भी एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी के लिए, तो छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए जो लेंथ है ये लेंथ आपको कर्व लेंथ नजर नहीं आएगी, ये भी सीधी लाइन की तरह नजर आएगी। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो सीधी लाइन है ही, स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो कर्व लाइन है ये भी स्ट्रेट लाइन के जैसी नजर आएगी, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसीलिए इसको बोल दिया कि एरिया कितना स्वेप्ट होगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन एस पी पी डैश, एस पी पी डैश। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन एस पी पी डैश। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन एस पी पी डैश ये कैसे निकाला जाएगा, लगभग जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ये राइट ट्रायंगल नहीं लग रहा, तो ये रेडियस हो गया आर और ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो बेस की तरह हो गया और ये हाइट की तरह हो गया। तो हाफ बेस इंटू हाइट, पी पी डैश को हाइट मान लो, ठीक है।
अप्रॉक्सीमेट होता है, ये एनालिसिस अप्रॉक्सीमेट होता है। तो ये हमारा डेल्टा ए हो जाएगा हाफ, ये आर वेक्टर जो है ये तो हो गया एक तरह से बेस की तरह, और पी पी डैश जो है वो हाइट हो गया, तो हाफ इंटू आर वेक्टर क्रॉस पी पी डैश वेक्टर। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं, बट पी पी डैश इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर। पी पी डैश डेल्टा आर वेक्टर होता है, ये आर वेक्टर इतना हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक वाला जो है कि कितना चेंज आया इसमें, उसको हम डेल्टा आर वेक्टर बोल देते हैं, डेल्टा आर वेक्टर। चलिए इस तरफ कर रहा हूँ उसको। डेल्टा ए इज इक्वल टू, इसको भी वेक्टर बोलिए, डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। अच्छा, डेल्टा आर वेक्टर को क्या बोल दिया, वी डेल्टा टी। डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर डेल्टा टी। भाई डेल्टा आर क्या, पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है। तो वी वेक्टर डेल्टा टी हो गया, और यहाँ से इसको मोमेंटम में कन्वर्ट करा, तो मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। तो वी वेक्टर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर अपॉन एम डेल्टा टी। तो ये वैल्यू यहाँ पर डाल दी जाएगी, डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ये हो गया। अब यहाँ से आपने टू, इधर टू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, और डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इसको इधर ले जाया जा सकता है। मैं दोबारा एक चीज़ बताता हूँ कि अगर इधर पर कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, सिर्फ इस वाले में देखिए बीच में तो क्रॉस प्रोडक्ट है, इधर कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उसको इधर ले जा सकते हैं, इधर कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में है तो उसको इधर ले जा सकते हैं। तो मैं डेल्टा टी इस वाले वेक्टर में मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इधर ले जा सकता हूँ, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकता हूँ। तो डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी क्या बन गया, ये एरिया अपॉन टाइम, एरियल वेलोसिटी बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू 1/2m आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एल वेक्टर। और ये हो गया डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2m और एल वेक्टर, 1/2m और एल वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 1/2m तो मुझे पता ही है कांस्टेंट है, और एल वेक्टर कांस्टेंट है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो एक कांस्टेंट में दूसरा कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट ही बनाएगा, ठीक है ना। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर किसी का भी डिफरेंशियल कांस्टेंट आ रहा है, अगर किसी का भी डिफरेंशियल कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू में चेंज कुछ हो ही नहीं रहा है, वो वैल्यू सेम आ रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि चेंज इन एरिया जो है वो हमेशा आपका कांस्टेंट आएगा, फिक्स वैल्यू आएगी। आप इधर से इधर चलें डेल्टा टी टाइम पीरियड में, या इधर से इधर चलें डेल्टा टी टाइम पीरियड में, आपका एरिया जो है वो सेम आने वाला है। समझ गए। अच्छा, तुम्हारे में जो ग्रेविटेशन तो आएगा ना, 8.7 कुछ पार्ट से है, बुक है अभी, ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। Thus the aerial velocity of the planet remains constant, that is the radius vector joining the planet to the sun sweeps out equal areas in equal intervals of time. This proves Kepler's second law of planetary motion. तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ये हुआ, उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में थर्ड लॉ। एक मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ मैं।
ये हो गया आपका इसका सेकंड लॉ। फिर थर्ड लॉ में क्या था कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो थर्ड वाला देखिएगा, suppose a planet of mass m moves around the sun in a circular orbit of radius r with orbital speed v. Let capital M be the mass of the sun. क्या बोल रहे हैं? केपलर का थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, तो इसमें पहले ही कुछ ऐसा सपोज करना पड़ता है। जैसे देखिए, सपोज अ प्लैनेट ऑफ मास एम मूव्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो केपलर ने तो ये बोला था कि भाई एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो ट्रैवल करे, लेकिन आप सर्कुलर वाला अजम्पशन लेकर चल रहे हैं इसमें। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम ये जानते हैं कि जो प्लैनेट है, प्लैनेट के मास को आप मान लीजिए कैपिटल एम, सन के मास को, सन के मास को कैपिटल एम और प्लैनेट के मास को स्मॉल एम। थर्ड लॉ है, तो ये हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको शायद रिलेशन आ गया होगा समझ में। ये जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर क्या हो गया? ये तो हो गया दो चीज़ों के बीच में, दो प्लैनेट्स के बीच में। भाई एक तो हो गया सन, एक हो गया कोई प्लैनेट, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर की तरफ ये फोर्स प्रोवाइड हो रहा है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू जो है, एक आर से एक आर कट गया, एम से एम कट गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कैपिटल जी एम अपॉन आर, जी आ गया। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। और फिर बात करते हैं ऑर्बिटल स्पीड की। ऑर्बिटल स्पीड क्या है? सर्कमफ्रेंस अपॉन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सर्कमफ्रेंस अपॉन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सर्कमफ्रेंस क्या है? सर्कमफ्रेंस होता है वही 2 r और टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी, तो 2 r अपॉन कैपिटल टी। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए, देखिए ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 50। तो पेज नंबर 50 पर देखिएगा कि यहाँ पर v की जो वैल्यू है 2 r अपॉन टी, इसको आपको इक्वेशन 1 में डाल देना है। तो 2 r अपॉन टी का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर, कैपिटल जी एम अपॉन आर। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो गया? जी एम टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर होगा तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। अब जी और एम जो है ये भी कांस्टेंट है और 4 पाई स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टाइम पीरियड का स्क्वायर जो रेडियस होता है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, दिस प्रूव्स केपलर्स थर्ड लॉ। द कांस्टेंट ks is same for all planets. Its value is 2.9s into 10 की पावर -19 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। तो ये जो ks है, ks इन्होंने क्या बनाया कि ये जो टी स्क्वायर है ना, इस टी स्क्वायर को इधर छोड़ दिया, gm को उधर ले गए, 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm और आर क्यूब, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो इसको बोल दिया ks इंटू आर क्यूब। सारे प्लैनेट्स के लिए ks की वैल्यू फिक्स होती है, सेम होती है। सर हाँ जी, सर अगर हम जो इसकी पाथ है उसको अगर एलिप्स ही ले तो उसमें कैसे प्रूव करेंगे फिर? बात को क्या ले? एलिप्स।
अच्छा ये क्या है ना कि इसमें हमने आप ये देख रहे होंगे कि जैसे हमने ये वाला रिलेशन भी यूज़ करा है, ठीक है, तो और ये एंगुलर मोमेंटम वाला भी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सारे के सारे जो रिलेशंस हैं, मैं अभी उसी चीज़ पर आ रहा था, ये सारे के सारे जो रिलेशंस हैं, ये सारे रिलेशन जो हैं ये तो सर्कुलर मोशन वाले हैं, तो एलिप्टिकल मोशन में आप यूज़ करके प्रूफ कैसे कर रहे हो? तो ये वो चीज़ है, इसीलिए केपलर के जितने भी प्रूफ्स हैं उनको केपलर प्रूफ नहीं कहा जा रहा, उनको केपलर प्रॉब्लम कहा जा रहा है। कि केपलर के लॉ में ये सारी की सारी प्रॉब्लम है कि सर्कुलर मोशन के रूल्स यूज़ करके आप उसको प्रूव कर सकते हो केपलर्स के लॉ को। और केपलर का लॉ है ही ये कि भाई वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में है, तो इसलिए जो न्यूटन्स के लॉ हैं, अब न्यूटन्स के लॉ को यूज़ करके यहाँ पर ये न्यूटन का लॉ यूज़ करा है, ये Gm/r², ये न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। और न्यूटन ये कह रहा था कि सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो सबके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। ये बोल रहे थे भाई साहब के एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ये mv²/r, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये भी सर्कुलर पाथ में लगता है। तो इस वजह से हमने सर्कुलर के सारे रिलेशन यूज़ कर करके इनको प्रूव करा है। तो केपलर को बेचारे को थोड़ा सा वैसा लगने लगा कि यार ये तो बेइज्जती हो गई, है ना, कि न्यूटन के लॉ यूज़ कर रहे हैं तो मेरे लॉ प्रूव हो पा रहे हैं जबकि मेरे लॉ भी ठीक है। तो केपलर ने भी करा, फिर कह रहा कि मैं अपने लॉ यूज़ करके न्यूटन के लॉ प्रूव करके दिखा दूंगा। तो उसने उल्टा करके दिखा दिया, मतलब थ्योरम और उसका कन्वर्स हो गया एक तरह से। तो दोनों ही लॉज को माना जाता है कि केपलर भाई साहब तुम भी ठीक हो, न्यूटन तुम भी ठीक हो, दोनों ही ठीक है। तो ना तो केपलर का लॉ न्यूटन के लॉ के बिना प्रूव हो सकता, और ना न्यूटन का लॉ केपलर के लॉ के बिना प्रूव हो सकता। तो इस वजह से दोनों लॉज को ट्रू मान लिया गया कि भाई सोलर सिस्टम में हो सकता है कभी कभी एलिप्टिकल मोशन होता हो सकता है कभी कभी सर्कुलर मोशन होता हो, ये चीज़ मान ली गई, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि ये तो केपलर की प्रॉब्लम थी। अब उसके बाद केपलर आ गए भाई साहब, उन्होंने ये कहा कि प्रूफ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। अब केपलर कहता है कि मैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने लॉ से प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो कैसे प्रूव करा देखिएगा। सपोज अ प्लैनेट, हाँ टाइम हो गया क्या, ठीक है जाओ, ठीक है। प्रूफ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। एक काम करिए, ये वाला टॉपिक फिर बाद में ही कर लेते हैं, ठीक है ना, 2-4 मिनट बचे ये टॉपिक है। ये 1 मिनट रुकी जाओ, अरे रुक जाओ 2 मिनट, कंप्लीट कर लेते हैं इसको, चैप्टर ही खत्म हो गया। अच्छा चलो तुम जाओ, ये देख लो, है ना, मैं ये करवा लेता हूँ, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। प्रूफ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। तो सपोज अ प्लैनेट ऑफ मास m moves around the sun in a circular orbit of radius r. Let capital M be the mass of the sun. If v is the orbital velocity of the planet, then the required centripetal force. तो centripetal force mv²/r होती है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई mv²/r, तो ये भी तो अगेन रोटेशनल मोशन में है। हाँ तो न्यूटन तो कह भी यही रहा था ना कि रोटेशनल सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमते हैं, तो न्यूटन का ही लॉ हम प्रूव कर रहे हैं, तो सर्कुलर ऑर्बिट मानकर चलेंगे। तो इसलिए F = mv²/r हो गया, mv²/r हो गया। तो ये तो हो गया पहला रिलेशन। ऑर्बिटल वेलोसिटी, वही जैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ निकाली थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी v = 2πr/t, ये आ गया। सो F = m/r इंटू v² की जगह 2πr/t का स्क्वायर, m/r 4π² r² t², ये हो गया, ठीक है। 4π², एक r से एक r काट दो, तो F = 4π² mr/t², 4π² mr/t², ये F की वैल्यू होगी, कैपिटल F की वैल्यू अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। अब केपलर का थर्ड लॉ यूज करेंगे यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, t² is directly proportional to r³, which implies that t² is equal to ks r³. Put this value in equation 2. इस वैल्यू को, ये वाली जो इक्वेशन 2 है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए t² की इस वैल्यू को। तो F =
4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन के एस आर क्यूब, एक आर से एक आर कट गया, नीचे आर स्क्वायर आ गया। F is equal to 4 pi square m अपॉन के एस इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। और ये जो है यही आपका न्यूटन का सेकंड, जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो यही कहता है कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। So as the force between the sun and the planet is mutual, it should also be proportional to the mass of the sun. तो हमने ये कहा यहाँ पर m अपॉन आर स्क्वायर इधर ले लिया और ये कहा 4 पाई स्क्वायर के एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M। ये मास ऑफ द सन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यहाँ पर आ गया gm, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू gm आ गई, इसकी वैल्यू gm आ गई, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया gm और स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर था ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो ये केपलर का लॉ ये वाला यूज करके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव हो गया। तो इस वजह से दोनों के लॉज माने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए जी इतना कर लीजिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मतलब नेक्स्ट वीक जो है ना आपका इसका मैं टेस्ट लूँगा, जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जितनी जितनी मैंने थ्योरी इसमें करवाई है ना, जो जो डेरिवेशंस हैं, सिर्फ वो डेरिवेशंस आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो उसका मैं टेस्ट लूँगा, आप लोग प्रिपेयर रहना, सिर्फ डेरिवेशंस का टेस्ट लूँगा, इसी में से आपको लर्न करना है, ठीक है। जो जो मैंने लर्न करवाई है, हाँ ये चैप्टर ठीक है। नेक्स्ट क्लास से मैं सॉलिड्स वाला चैप्टर स्टार्ट करूँगा। मैं आपका टेस्ट लूँगा या तो 23rd को या 24th को, 23rd या 24th, ठीक है। मतलब 3-4 दिन आपके पास है। ग्रेविटेशन वाला जो आपके नोट्स में मैंने मार्क करा रखे हैं टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जो हैं आप लर्न कर लीजिए, डेरिवेशंस जो है सिर्फ इतना, ठीक है। चलिए जी, ओके।